नमस्कार भैया। विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान जो पाठ है 10 गुरुत्वाकर्षण जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम आज तरलों का दाब, उत्प्लावनता किसे कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तरलों में दाब क्या होता है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने एक पानी का गिलास लिया जिसमें हमने पानी डाल दिया। हम सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, ठोस होता है, जब हम उसको किसी सतह पर रखते हैं तो वह जिस सतह पर ठोस को रखा जाता है, जैसे किसी भी ठोस वस्तु को जब हमने सतह पर रखा तो ठोस वस्तु है वो सतह पर क्या लगाती है, दाब लगाती है नीचे की ओर। जिस वस्तु पे रखेंगे, जैसे सोफे पे हमने एक पत्थर रखा तो सोफा है वहां से क्या होगा, नीचे धंस जाएगा। अंदर धसेगा कि नहीं धसेगा? आप जब सोफे पर बैठते हो तो सोफे की सतह वो अंदर धस जाती है। क्यों? क्योंकि ठोस वस्तु में नीचे की ओर क्या लगाती है, जिस सतह पर रखते हैं उस सतह पर नीचे की ओर एक दाब लगाती है जो उसके भार के कारण, द्रव्यमान के कारण होता है। वैसे ही तरलों में भी क्या होता है, तरल भी दाब लगाते हैं। जैसे हमने इस गिलास में पानी भरा तो ये जो पानी है वो इस गिलास की सतह पर सभी दिशाओं में, पानी की जो गिलास की सतह है उसकी सतह पर सभी दिशाओं में समान रूप से क्या लगाती है, दाब लगाती है। सभी दिशाओं में जो पानी की सतह है, जो गिलास की सतह है, उस पे जो पानी होता है, तरल होता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो द्रव हो। गैस या जो द्रव होते हैं वो किसी भी पात्र में जिसमें उसको डाला जाता है उस पात्र की सतह पर सभी दिशाओं में एक दाब डालती है। इसे हम तरलों का दाब कहते हैं। तो तरलों में दाब होता है, समझ में आ गया ना। चाहे गैस होगी, जैसे आपके घरों में गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी रहती है, तो वो जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है, तो वो उस सिलेंडर पर क्या होती है, सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। जैसे आप गैस को खोलोगे तो उसमें से गैस है वो उच्च दाब के साथ गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो कोई भी तरल पदार्थ, सभी गैस या द्रव, जो भी तरल पदार्थ है, ये दोनों तरल है, तरल होते हैं। तरलों में भी भार होता है, तरल में भी क्या होता है, भार होता है, उसका भी द्रव्यमान होता है। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं, किसी भी बर्तन में, बोतल में डालोगे तो बोतल की सतह पर, गिलास में डालोगे तो गिलास की सतह पर, या अन्य किसी बर्तन में डालोगे तो उसकी सतह पर, तो उसके आधार तथा दीवारों पर, उसकी जो भी आधार है, चाहे उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों पर दाब लगाते हैं जिसे हम तरलों का दाब कहते हैं। तो वो तरल द्वारा लगाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तरलों का दाब। और ये जो तरल का दाब होता है जो किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचित हो जाता है। मतलब ये सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। कहने का मतलब ये जिस पात्र में रखा गया है, जो पात्र उसको घेरे हुए है, उस पात्र की दीवारों पर समान रूप से, चाहे वो उसके आधार हो चाहे उसकी दीवारें हो, सभी पर क्या समान रूप से संचरित होता है। तो वो दाब सभी दिशाओं में क्या लगता है, समान लगता है। तो इसे बोलते हैं तरलों का दाब। अब एक अन्य बिंदु आता है अगला, उत्प्लावनता। हमने इस पाठ में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा कि कोई भी वस्तु होती है वो पृथ्वी की ओर गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उस पर एक आकर्षण बल लगाती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या कोई भी पदार्थ है वो दूसरे, कोई भी पदार्थ या कोई भी पिंड दूसरे पिंड पर जो आकर्षण बल लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो अभी हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं उत्प्लावकता क्या होती है। तो उत्प्लावकता को हम समझते हैं कि आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा। जैसे आप पानी की भरी हुई बाल्टी, उस बाल्टी में आप एक बोतल, जिस पे खाली बोतल है,
उस पे एक ढक्कन लगा हुआ है, और उस बोतल को जब आप पानी में डालते हो तो वो डूबती है कि तैरती है? वो तैरती है। क्यों तैरती है? वो डूबी क्यों नहीं? तो उसका कारण, अब आप जब उसको अपने हाथ से उसको दबाओ नीचे, बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसके बोतल को हाथ में पकड़कर आप उस पानी की बोतल को दबाकर उस बाल्टी में डुबोने का प्रयास करो और नीचे ले जाकर उसको छोड़ दो, तो बोतल क्या होगी? पानी की बोतल होगी। आपने उसको नीचे छोड़ा तो वो पानी की बोतल तुरंत क्या आ जाएगी? पानी की सतह पर वापस आ जाएगी। तो पानी की सतह पर वापस क्यों आए? जैसे आपने बोतल को पानी में डुबोया, आपने जैसे डुबोए कंधे में डुबो दिया उसको और आपने हाथ छोड़ दिए, तो बोतल है वो तुरंत क्या आ जाती है? पानी की सतह पर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो तुरंत क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है। क्यों? इसका कारण है कि प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही है जो उसको नीचे खींचता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर एक बल और लगता है। मतलब वो किस में होता है? केवल द्रव में या तरलों में होता है। ये बल जो लगता है वो किस में लगता है? तरलों में, द्रव में लगता है। तो जब किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर, जो तरल में डुबोते हैं ना, तो तरल में डुबोने पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उस वस्तु को ऊपर की ओर धक्का लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है, और उत्प्लावन बल क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, जिसके कारण वस्तुएं जो खाली बोतल है वो क्या आ गई? ऊपर आ गई। तो जिसके कारण ये वस्तुएं क्या है? तैरने लगती है। समझ में आया? तो उत्प्लावन बल क्या होगा? किसी वस्तु को तरल में डुबोने पर, कोई भी वस्तु जब उसको हम तरल में डुबोते हैं तो डुबोने पर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है और ये जो ऊपर की ओर लगता है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के क्या लग रहा है? विरुद्ध। ऊपर की दिशा में तरल द्वारा एक बल लगता है और उस बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। और तरलों का जो ये गुण होता है उसे उत्प्लावनता कहते हैं। जो गुण होता है उसको उत्प्लावनता बोलते हैं। तो ये जो उत्प्लावन बल है वो हमेशा क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध तरलों द्वारा लगता है। ये किसके जैसे द्वारा लगता है? तरल द्वारा। और कहां लगता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर लगता है। इसी बल के कारण गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन दोनों बल, गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तुएं तैरती है या डूब जाती है। कुछ वस्तुएं डूब जाती है। अब वही पानी की बोतल को आप क्या करो? पानी से भर दो, फिर वो पानी में छोड़ो तो वो डूब जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, उत्प्लावन बल कम लग रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। उत्प्लावन बल का मान गुरुत्वाकर्षण से कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी। और यदि जो उत्प्लावन बल ज्यादा होगा और गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो वस्तु तैरेगी। यही कारण है उसका कि उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल दो बल लगते हैं। एक तो लगता है उत्प्लावन बल और एक लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इनमें से यदि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी और यदि उत्प्लावन बल कम होगा तो ज्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी के जहाज है वो पानी में क्यों तैरते हैं? क्यों? क्योंकि उस पानी के जहाज पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो तैरता है। और अगर पानी के जहाज इतना ही लोहे की ठोस लोहा ले लें और उसको आप पानी में डालो, वो तैरेगा? वो नहीं तैरेगा। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, उत्प्लावन क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो इसलिए वो लोहा डूब जाएगा, लेकिन जहाज है वो तैरता रहता है। समझ में आई? तो उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तुएं, गुरुत्वाकर्षण उत्प्लावन बल के कारण वस्तुएं या तो तैरती है या डूबती है। और जो उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है, जो मान होता है, वो किस पर निर्भर करता है? वो तरलों के घनत्व पर निर्भर करता है। जो तरल पदार्थ होता है उसका घनत्व है उस पर निर्भर करता है। अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो अब आगे प्रश्न आता है कि पानी की सतह पर रखी वस्तुएं डूबती या तैरती क्यों है? कुछ वस्तुएं डूबती है और कुछ तैरती। क्यों तैरती है, क्यों डूबती है? अभी मैंने आपको बताया, वो बात लिखी हुई है कि वस्तु को पानी में डालने पर यदि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल
जो ऊपर की ओर लगता है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा है तो वस्तु तैरती है। समझ में आ गया ना? यदि उत्प्लावन बल ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो वस्तु क्या होगी? तैरती है। और यदि वस्तु को पानी में डालने पर यदि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल यदि गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होगा? कम होगा, तो वस्तु क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ चीजें में समझाने में ये असमर्थ हो जाता है, तो उसको हम क्या समझाते हैं कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु, मतलब जिस द्रव में, जिस तरल में, पानी में वस्तु को डुबोया गया, यदि उस पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, जो पदार्थ पानी में डुबाया गया है, जैसे हमने ये 2 पानी के गिलास लिए, इनमें पानी है, इसमें डाली लोहे की कील और इसमें डाला एक कॉर्क ढक्कन, लकड़ी का ढक्कन आता है, कॉर्क एक पात्र का भाग होता है, उसका ढक्कन आता है, तो ये तो कॉर्क है, और ये इसमें डालेंगे एक लोहे की कील और इसमें डालेंगे एक कॉर्क लकड़ी का हल्का होता है। तो जब हम कील पानी में डालेंगे तो कील क्या होगी? पानी में डूब जाएगी, नीचे चली जाएगी, और कॉर्क है वो पानी में तैरने लग जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि जो कील का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। कील लोहे की बनी है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? ज्यादा। तो कील का घनत्व पानी के तरल के घनत्व से ज्यादा होने के कारण कील तो क्या जाएगी? डूब जाएगी। और कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम, इसलिए कॉर्क है वो डूबेगा नहीं, वो पानी में तैरता रहेगा। अब इसमें भी कई कारण हैं। देखो, एक तो जब पानी कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है तो वो तो डूब गई, और कि इसका कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? कम है, इसलिए वो तैरेगा। अगर कील का पानी जो पदार्थ है कोई भी, यदि उसका घनत्व और कोई अन्य पदार्थ डूबे, उसका घनत्व और पानी का घनत्व समान हो तो क्या होगा? ये भी ध्यान रखना, जब दोनों पदार्थ का घनत्व समान होता है, या ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावन बल के बराबर होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और उत्प्लावन बल लग रहा है वो दोनों जब बराबर होते हैं तो तब क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखना है कि जब दोनों का मान बराबर होता है तो वस्तु डूबेगी नहीं, वो जो पानी की तल है उसके ऊपर पूरी तरह बिना डूबे वो तैरती रहेगी, यानी न तो वो ऊपर सतह पर आएगी और न वो नीचे चली जाएगी, वो पानी की जो नीचे की सतह है उसके ऊपर वो तैरती रहती है, यानी न तो वो पूरी तरह डूबती है और न वो ऊपर आती है। समझ में आ गई? तो वो बिना डूबे पानी के अंदर तैरती है और ये पानी की सतह के ऊपर तैरती है। तो जब उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं तो वस्तु जो होती है वो पानी में बिना डूबे उसकी तल में तैरती रहती है। ये ध्यान रखना, कब? जब गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल दोनों बराबर होते हैं, और उत्प्लावन बल ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है तो वस्तु तैरती है सतह पर, और जब उत्प्लावन बल कम या घनत्व कम, घनत्व ज्यादा होता है पानी के घनत्व से तो वो डूब जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग है। तो द्रव के घनत्व से, कोई भी द्रव है जिसमें डुबाया गया वस्तु को, तो उस द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु है वो द्रव में क्या होगी? वो द्रव में तैरती है, तथा द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। तो दोनों कारण हो सकते हैं, कई चीजों में ये लिखना पड़ता है, कई जगह में ये लिखना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं ये घनत्व जो शब्द आया है, ये घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व क्या होता है? इकाई एकांक या इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसमें जो द्रव के कणों की संख्या होती है या द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान पदार्थ का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो घनत्व क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा
आयतन, और इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसको किलोग्राम मीटर की घात -3 भी लिखते हैं। तो हमने अभी तलों में दाब पढ़ा, उत्प्लावन दाब पढ़ा, पानी की सतह पर वस्तु क्यों डूबती है, क्यों तैरती है। अब आपको पता है कि पानी का जहाज तो पानी पे तैरता है, और पनडुब्बी होती है वो डूबती न तो वो पूरी तरह डूबती है और नहीं वो ऊपर सतह पर होती है, वो पानी में डूबे हुए तैरती है। उसका कारण मैंने आपको बताया। तो मतलब जहाज की, पनडुब्बियों की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है कि वो इस सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। अब आप आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है।